आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी है पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एम लक्ष्मीकांत का लेक्चर नहीं आया था। आज मैं लेक्चर लेके आ रहा हूँ। लेट है, मुझे पता है, कुछ काम में मैं फंस गया था। अच्छा, अब हम जुडिशरी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, मई तक एम लक्ष्मीकांत खत्म कर दूंगा, चाहे जैसे भी करूँ, विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट। ठीक है। हो सकता है कि एक दिन में मैं 2 लेक्चर लेके आऊँ, हो सकता है। ठीक है। अगर नहीं खत्म हुई, मतलब अगर मुझे लगा कि 15 मई तक थोड़ी प्रोग्रेस स्लो है, तो हो सकता है फिर एक दिन में 2 या फिर 3 लेक्चर लेके आऊँ। तो मई तक मैं खत्म कर दूंगा, ये आपसे वादा करता हूँ। ठीक है। उसके बाद 10 मई तक करंट अफेयर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, वो करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी की बात करेंगे अब हम। ठीक है। तो अभी हम चैप्टर जुडिशरी पे देखेंगे। तो चैप्टर 26 जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बात करता है, मतलब हमारे यहाँ जो कोर्ट है। ठीक है। नहीं, हमारे यहाँ कोर्ट क्या, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की ही बात करता है। ठीक है। इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक। तो पहले पार्ट में हम बेसिक्स देखेंगे। ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, पीआईएल क्या होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉलो करिए। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। देखिए, सबसे पहले आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानिए। कौन है सुप्रीम कोर्ट? हमारे संविधान को कौन बचाता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को कौन बचाता है, हमको न्याय कौन देता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। अमेरिकन कोर्ट और इंडियन कोर्ट में क्या फर्क है? ठीक है, मतलब अमेरिका में जो कोर्ट्स हैं और इंडिया में जो कोर्ट्स हैं, उनमें क्या फर्क है वो हम देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। लेकिन एक चीज याद रखिए, अमेरिका जो है वो एक ट्रू फेडरल कंट्री है। मतलब वहां पे स्टेट में भी कोर्ट है, सेंटर में भी कोर्ट है, तो दोनों की पावर इक्वल है। ठीक है। लेकिन हमारे यहां एक यूनिफाइड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब हमारे यहां जो हाई कोर्ट्स हैं उनको ज्यादा ताकत नहीं दी है, सबसे ज्यादा ताकत है यहां पे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में जो 50 स्टेट है, उनके पास भी उतनी ताकत है जितनी सेंटर के पास है। तो इसीलिए हमारा अर्धसंघीय ढांचा है। लेकिन हमारे यहां जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है। सबसे खास बात, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव तो ठीक है, साथ में काम करते हैं, जुडिशरी को बिल्कुल अलग रखा गया है। एनजेएसी पे कितना बवाल हुआ है कि नहीं? जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो है उसमें कितना बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया, ये वॉइड है। वरना तो पॉलिटिक्स क्या करेंगे, पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे पता है? पॉलिटिशियन अपने हिसाब से कोर्ट को कंट्रोल करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम गए, डेमोक्रेसी बर्बाद। इसीलिए जुडिशरी को आजाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इमरजेंसी के टाइम नहीं थी, है कि नहीं? इमरजेंसी के टाइम नहीं थी। एएन रे को जस्टिस बना दिया गया था यहां पे इंदिरा गांधी ने, है ना? पूरा हस्तक्षेप था, एक के बाद एक अमेंडमेंट्स आए, वो सब मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। ठीक है। तो इसीलिए हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 28 जनवरी 1950, ये 1950 डेट याद रखिएगा। ठीक है। और ये काम करिए, आप एक किताब कॉपी तो आपके पास होगी, तो आप 1950 लिखिए, और जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं 1950 को, ठीक है, उन सबको नोट कर लीजिए और उसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारा है वो 28 जनवरी 1950 में इनॉग्रेट हुआ। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1935 में हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है। पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम पार्ट 5 देख रहे हैं, आर्टिकल 24 से 147 तक, ये सब देखेंगे हम। ठीक है। इसकी पावर, इसके फंक्शन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करेंगे। अब ये हायरार्की आप देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमारे सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। पहले जो आपका मैटर है वो इन कोर्ट्स में जाएगा। समझ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में क्या आते हैं? सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब कोर्ट, जूनियर सिविल जज कोर्ट, मुंसिफ। और इधर मतलब जो सेशंस कोर्ट है वो 2 में डिवाइड होता है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल में भी आ गया, जो आपने क्राइम जो आपने किया है वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। समझ रहे हैं? क्राइम हटा दीजिए आप, उसके अलावा जितने भी इश्यूज हैं वो सिविल कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें सेशंस कोर्ट, तो उसमें क्रिमिनल में सेशन कोर्ट आता है, वही जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मतलब फर्स्ट और सेकंड क्लास, ये चीज आप समझे। दूसरा होता है हमारा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। ठीक है। सबसे पहले हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, और फिर हमारे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स। तो ये आप हायरार्की देख लीजिएगा। और हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट है, आपको पता ही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो सीट है वो दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है।
और सबसे ज्यादा ताकत यहां पे सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इसी के ही डिसीजन को फाइनल माना जाता है। हालांकि रिव्यू कर सकती है, ऐसी बात नहीं है, समीक्षा होती है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो पत्थर की लकीर, उसके बाद फिर आपको न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अभी सुप्रीम कोर्ट में 31 जजेस हैं। ठीक है, अब आपको पता ही है कि जस्टिस रंजन गोगोई मोदी जी को लेटर लिख लिख के थक गए कि जजेस की संख्या बढ़ाओ, हमारे यहां जो पोस्ट है वो खाली पड़ी है, इसको भरो, लेकिन कुछ हुआ नहीं उस पर। प्रेजेंटली 31 जज है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों शुरू से। ठीक है, देखिए 1950 में जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो इनॉग्रेट हुआ। तो सबसे पहले 8 जजेस थे, सिर्फ और सिर्फ 8, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। समझ गए कौन था पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं सवाल नहीं पूछता हूं, मुझे पता है, या स्पून फीडिंग में पूरी कर देता हूं, एक एक चीज आपको बता देता हूं, लेकिन ये गलत है, मुझे सवाल पूछने चाहिए। ठीक है, बताओ फटाक से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहला कौन था? तो शुरू में 8 जजेस थे, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस। उसके बाद दोस्तों 1956 में 8 से 10 हुए, 1960 में 13 हुए, 1977 में 17 हुए, 1986 में 25 हुए, और उसके बाद फरवरी 2009 में 31 हुए। समझ रहे हैं? तो आप याद रखिएगा, इसको नंबर की तरह याद रख लीजिए। ठीक है, 8, 10, 13, 17, 25 और 31। ठीक है, अभी हमारे एक चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ही होता है। ठीक है, और मतलब 30 अदर जजेस हैं, तो टोटल 31 जज हो गए। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें। अब अपॉइंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन याद रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट का मन आया तो हटा दिया जज को, ना ना ना, इंपीचमेंट होता है। हां, जज अगर चाहे तो खुद से छोड़ सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, जैसे हमने बाकी पोस्ट देखी थी ना, प्रेसिडेंट हटा सकता है बाकी पोस्ट को, मिनिस्टर्स को हटा सकता है, लेकिन यहां पे जज को नहीं हटा सकता वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो जज है वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक नहीं रहता है। अपॉइंट भले प्रेसिडेंट कर दे, लेकिन प्रेसिडेंट उसको हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस जो होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, जजेस से कंसल्ट करता है। कंसल्टेशन, देखिए 1993 कुछ जजमेंट्स आए हैं दोस्तों। ठीक है, 1993 का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले बड़ा बवाल चल रहा था जजेस को लेकर, अभी मैं उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, ऑल्दो वो जरूरी तो वैसे है, ठीक है, उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। तो 1993 में जो जज आया, फर्स्ट जज केस जो आया, ठीक है, उसमें बहुत कुछ बदल गया। उसमें यह बताया, पहले कंसल्टेशन क्या मतलब खाली एडवाइस ले ली, बाध्य नहीं था, लेकिन बाद में कंसल्टेशन जो बोलेंगे जज को वो करना पड़ेगा राष्ट्रपति को, यह बाध्य हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद क्या है कि यहां पे जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, वो बताते हैं राष्ट्रपति को। और अभी तो कॉलेजियम सिस्टम है, ये आपको पता ही है, इस समय हमारे यहां कॉलेजियम सिस्टम है। ठीक है ना? देखिए एक्चुअली क्या था, मैं आपको बता ही देता हूं दोस्तों। 1950 से लेकर 1973 तक जो ये अपॉइंटमेंट की मतलब जो ये प्रथा होती थी, इसमें सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1973 में कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ बदल गया। आपको पता ही है, अभी ये 3 दिन पहले ही 24 अप्रैल को ऐतिहासिक डिसीजन आया था 1973 में। किसका? केशवानंद भारती केस का। वो मैंने पूरा कवर किया है, ऐतिहासिक जजमेंट आया, वो कल मैंने लिंक शेयर किया है। 13 जजेस की बेंच थी, और ये लास्ट था जब इतनी बड़ी जज की बेंच बैठी थी। 7-6 से फैसला आया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बदल सकते। कोई भी ऐसा संशोधन, अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर को बदलता है, ठीक है, उसको हम निरस्त कर देंगे। ये गलत है, और ये कोर्ट डिसाइड करेगा समय आते आते। ठीक है, तो अब इसमें एक जज थे, जस्टिस एएन रे, वो बोल रहे थे, ठीक है, मतलब यहां पे कोर्ट ने क्या 7-6 के पक्ष में फैसला आया। जस्टिस एएन रे जो थे वो केशवानंद भारती के फेवर में नहीं थे, वो अगेंस्ट में थे। ठीक है, जो उनका केस था पूरा का पूरा, उन्होंने अलग फैसला दिया। अब प्रथा यह थी कि सीनियर मोस्ट जज को बनाना है, और उस समय जस्टिस एएन रे जो थे वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे। लेकिन जब यह पूरा फैसला आया और जब इमरजेंसी लगी, तो जस्टिस एएन रे को जज बना दिया।
उसके बाद जो सीनियर थे उनको जज नहीं बनाया, लेकिन जो सरकार के हिसाब से काम करते थे उनको जज बनाया गया, एक के बाद एक करके। ये आप चीज समझ रहे हैं? तो यहां पे हम देख रहे हैं ये 1993 तक ऐसा ही चला, लेकिन फिर उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 1993 में फैसला आया। अब यहां पे 1993 में जो फैसला आया दोस्तों, सेकंड जज केस था, सॉरी मैंने फर्स्ट जज बोल दिया था। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि सीनियर मोस्ट जज जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का, वही उसी को ही अपॉइंट किया जाएगा। ये चीज आप समझे? तो ये कहानी थी, मतलब 1973 से 1993 तक सीनियर मोस्ट जज वो खाली नाम का था। कई बार ऐसा हुआ दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ना कि जस्टिस ए एन रे बने थे जज यहां पे 1973 में, सॉरी 1973 में इस कन्वेंशन को वॉयलेट किया था। तो जब जस्टिस ए एन रे बने थे, ठीक है, और इसीलिए एक तरीके से इमरजेंसी लगाई गई। और वो जो पीरियड था दोस्तों, जस्टिस ए एन रे ने सारे के सारे डिसीजन इंदिरा गांधी की फेवर में दिए। वो बहुत ही एक काला अध्याय था। तो जब जस्टिस ए एन रे बने जज, तो वो सीनियर तो थे नहीं। फिर ऐसे ही 1977 में एम यू बेग बने, वो भी सीनियर नहीं थे, ठीक है। तो ये 1993 तक चलता रहा, लेकिन अल्टीमेटली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा वही जो है वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। समझ गए? तो अभी ये है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पता ही है, कॉलेजियम सिस्टम की बात करें, ये जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। 5 जजेस होते हैं, आपको पता ही है। अब इसमें 5 जजेस जो होते हैं उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी 4 अदर जजेस वही जज को अपॉइंट करते हैं। लेकिन 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, 2014 में सरकार लेके आई, ऐसा है एक कमीशन बनाओ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसमें एग्जीक्यूटिव को रखो और वो डिसाइड करें। तो एक तरीके से सरकार ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की कि जो आप जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत है दोस्तों। देखिए, एनजेएसी के एडवांटेजेस भी बहुत है और डिसएडवांटेजेस भी बहुत है। अब वो मैंने करंट अफेयर में कई बार कवर किया है, आप देख लीजिएगा। तो यहां पे ये जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्या करता, ये जजेस को अपॉइंट करता। लेकिन भैया सुप्रीम कोर्ट में आप कैसे हस्तक्षेप, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सरकार हस्तक्षेप कर नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी को नल एंड वॉइड घोषित कर दिया कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा, खत्म, ये काम खत्म। फोर्थ जज केस 2015 में आया, ठीक है ना। तो अभी एनजेएसी लटका हुआ है, ठीक। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना जरूरी है। क्वालिफिकेशन की फटाक से बात करते हैं, भारत का तो सिटीजन उसको होना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज 5 और 10 याद रखिए। कैसे? अगर वो 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। अगर वो 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो सकता है। और अगर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट जूरिस्ट रहा है, ठीक है, प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, तो वो भी जज हो सकता है, ठीक है। हालांकि तीसरा पॉइंट आज तक इतना ज्यादा कंसिडरेशन में नहीं लिया गया है। यही 2 इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन होती है सबसे ज्यादा, कि उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल तक, या फिर उसने 10 साल हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस की हो। अब एडवोकेट आपको बता दूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है। आप ये मत समझिएगा कि आपने एलएलबी कर लिया आप जाके कोर्ट में केस लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम निकालना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल होंगे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, मिनिमम एज नहीं है यहां पे, ठीक है। यहां पे जजेस के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, 10 और 65 साल, ठीक है। 65 साल जैसे ही हो जाएंगे जज रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद फिर सीनियर मोस्ट जज आता है, ठीक है। हालांकि रिजाइन भी कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन अगेन यहां पे पार्लियामेंट के थ्रू इसका रिमूवल होगा, प्रेसिडेंट रिमूव नहीं कर सकता। ये चीज आप याद रखें, मैंने अभी इसीलिए शुरू में बता दिया था। मतलब क्या है कि अगर जज को रिमूव करना है तो बकायदा उसका इंपीचमेंट होता है पार्लियामेंट में। समझ रहे हैं? वी.एम. रामास्वामी का हुआ था इंपीचमेंट, लेकिन कांग्रेस ने इसमें वोटिंग ही नहीं की थी, तो उनको इंपीच नहीं किया जा चुका था। लेकिन ऐसा एक ही बार हुआ है वी.एम. रामास्वामी के केस में। आप समझ रहे हैं? तो यहां पे पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है। पार्लियामेंट क्या करेगा? यहां पे स्पेशल मेजोरिटी, मतलब स्पेशल मेजोरिटी क्या, 2/3, सिंपल मेजोरिटी क्या, 50% + 1। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी वेरी गुड। यहां पे जो 2/3 जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो प्रेजेंट है, उनको वोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो रिमूवल होते हैं, जो ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल, या तो मिसबिहेवियर या फिर इनकेपेसिटी, ठीक है। अगर उसने मिसबिहेव किया या फिर वो सही नहीं है जज के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है। 1968 में इसमें प्रोसीजर दिए गए हैं।
सबसे पहले तो लोकसभा में कम से कम 100 मेंबर और राज्यसभा में 50 मेंबर्स। स्पीकर को ये मोशन मतलब यहां पे जो मोशन है वो पास किया जाता है, ठीक है, कि जज को रिमूव करना है, ठीक है। उसके बाद स्पीकर के हाथ में होता है कि वो रिफ्यूज करे या फिर एडमिट करे। रिफ्यूज कर दिया तो बात वहीं खत्म, एडमिट कर दिया तो कार्रवाई आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद स्पीकर जो है वो 3 मेंबर्स की कमिटी बनाएगा कि चार्जेस में इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है ना। जैसे अभी जस्टिस रंजन गोगोई पे भी चार्जेस लगे थे, मैं कमिटी वहां पे बनाई गई थी उन पे, हालांकि वो कमिटी ने बोला था कि जो चार्जेस है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक है। तो यहां पे बकायदा 3 मेंबर कमिटी बनती है जिसमें 3 होते हैं, ठीक है। अब 3 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, फिर डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट। ये 3 मेंबर्स होते हैं। आप समझ गए कि सबसे पहले यहां पे क्या होगा? सबसे पहले यहां पे मोशन पास किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कम से कम 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इसको पास करेंगे और स्पीकर को देंगे, स्पीकर या चेयरमैन को देंगे। फिर स्पीकर या चेयरमैन या तो उसको रिफ्यूज करेगा या एडमिट करेगा, मतलब लोकसभा से और राज्यसभा से पास होकर गया स्पीकर के पास, ठीक है। स्पीकर अब क्या करेगा? स्पीकर 3 मेंबर की कमिटी बनाएगा जिसमें चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर ये कमिटी देखेगी कि भैया इन्होंने मिसबिहेव किया है या जो इन पे चार्जेस लगाए गए हैं वो सही है, तो इनको हटा दिया जाता है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी से इनको हटा दिया जाता है, समझ रहे हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो इस फिर ऑर्डर को पास करता है। सैलरी क्या है? देखिए, सैलरी 2009 में सभी की सैलरी बढ़ाई गई तो 33,000 से 1 लाख पर मंथ कर दी गई। इसके अलावा बहुत कुछ मिलता है, जजेस का सब कुछ फ्री होता है, ठीक है ना। उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको मेडिकल का खर्चा मिलता है, उनको घर फ्री मिलता है, उनको गाड़ी मिलती है, सब कुछ फ्री है, ठीक है। ओथ दोस्तों मैं नहीं कवर करता हूं, ओथ आप देख लीजिएगा, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात करें दोस्तों, भैया जब चीफ जस्टिस नहीं होंगे तो किसी ना किसी को तो रहना ही है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद आता है हमारे एडहॉक चीफ जस्टिस, ठीक है ना। जब कोरम लैक करती है तो एडहॉक चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट किया जाता है, समझ गए। तो ये भी आप समझिए, मतलब चीफ जस्टिस अगर मान लीजिए नहीं है, ठीक है, तो यहां पे प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस को भी अपॉइंट कर सकता है, समझ गए। अब हम सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट, इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ही बनाता है विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वो आर्टिकल 143 के अंडर आते हैं, याद रखिएगा। जो संविधान से रिलेटेड केसेस होंगे वो आर्टिकल 143 के तहत आएंगे। इसमें कम से कम 5 जजेस की बेंच होगी, बाकी सारे केसेस कम से कम 3 जजेस की बेंच ये डिसाइड करती है। ये चीज आप समझे। से हम ये चीजें देख लेते हैं, जुडिशरी इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमारी जो जुडिशरी है वो आजाद क्यों है? सबसे पहले तो अपॉइंटमेंट की आजादी। भैया देखो, अभी मैंने बताया ना, कॉलेजियन सिस्टम के थ्रू आते हैं जजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही जजेस प्रेसिडेंट को एडवाइस करते हैं, लेकिन ताकत पूरी कोर्ट के हाथ में होती है, जजेस के हाथ में होती है, तो इसलिए आजाद है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, 65 साल का रिटायरमेंट है तो 65 साल में ही रिटायरमेंट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 64 साल में प्रेसिडेंट हटा दे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अभी मैं ये चीज आपको क्लियर कर चुका हूं। सैलरीज जो है, सैलरीज और प्रिविलेज ये सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, लेकिन ये सब चार्ज एक्सपेंडिचर है। मतलब मैंने बताया था ना, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होंगे? नॉन वोटेबल, पार्लियामेंट में वोट नहीं किया जा सकता। मतलब जो सैलरी है, जो कोर्ट की सैलरी, कोर्ट के जजेस की सैलरी है, वोटिंग नहीं हो सकती कि इनको सैलरी दे चाहे ना दे, इसमें वोटिंग नहीं हो सकती, सब नॉन वोटेबल है। पैसा देना है तो देना है, ये चीज आप समझे। उसके बाद दोस्तों, ये तो चलिए मैंने अभी आपको बताया। फिर उसके बाद दोस्तों, जो कंडक्ट ऑफ जजेस है उसको भी, मतलब जो जज सुप्रीम कोर्ट में केस चला रहा है या डिसीजन दे रहा है उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। हां, एक चीज और, रिटायरमेंट के बाद ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी ताकत है। अगर कोर्ट की किसी ने अवहेलना की है, उसके डिसीजन की अवहेलना की है, उल्टी सीधी बात बोली है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है भैया। आपको आना पड़ेगा कोर्ट के सामने और कोर्ट आपको पनिश भी करेगा, सजा भी देगा। फ्रीडम है अपॉइंटेड से स्टाफ, ये मैंने अभी आपको बताया। एग्जीक्यूटिव से पूरा का पूरा यहां पे सेपरेशन है। एग्जीक्यूटिव का कोई भी लेना देना नहीं। एनजेएसी इसीलिए बनाया गया था ताकि एग्जीक्यूटिव आ जाए, और एक बार एनजेएसी पूरा एग्जीक्यूटिव मैनेज करते, ठीक है, मिनिस्टर्स मैनेज करते, और एक बार उनकी एंट्री हो जाती तो समझ लीजिए हमारी जुडिशरी में भी सरकार की एंट्री हो जाती, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता बाद में, ठीक है। जुडिस्डिक्शन को कर्टेल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हमारा सुप्रीम कोर्ट है ना, वो गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का। अब ऐसा है, ये तो हुआ एक पार्ट। अब इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करेंगे। पहले मैंने सोचा कि इसी में आपको समझा दूं, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसको हमको बहुत ही बारीकी से समझना है, तो वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग।